हम पाकिस्तानी सियासत के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब की अदालत में पेशी थी। अदालत ने उन्हें कहा है या तो वो सरेंडर करें या तो वो यहाँ पे आ जाएं। तो मियां इमरान, आप बताएं, आप क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ कि जो आज हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि मियां नवाज शरीफ या तो सरेंडर करके पाकिस्तान आ जाएं, वरना जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाएगा और उन पर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि शहबाज, याद रहे कि शहबाज शरीफ साहब जामिन हैं मियां नवाज शरीफ के। उन्होंने कहा था कि वो वापस आएंगे और अगर वो वापस ना आए तो इसका जो ज़मानत है वो मैं देता हूँ और मैं ज़िम्मेदार हूँगा। अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि आप जहन में रखें कि शहबाज शरीफ साहब भी ज़मानत पर हैं। शहबाज शरीफ साहब को भी नैब ने गिरफ़्तार किया था और हॉस्पिटल में जब उनको रखा गया तो उन्होंने कहा जी मेरी रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम है, मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे कैंसर का इशू है, मुझे लाइट नहीं मिलती यहाँ पे, मैं मरने वाला हूँ। आपको याद होगा इन दोनों में कितना ये एक शोर बर्पा किया हुआ था नून लीग ने, तो फिर एट द एंड हमें उन्हें ज़मानत देनी पड़ी थी। तो अब मैं नहीं समझता कि इस सारे मामले को नून लीग जो है वो ज़्यादा संजीदा लेगी, क्योंकि अभी हाल ही में आप राना सनाउल्लाह का बयान देख लें। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जब नवाज शरीफ का दिल चाहेगा वो तब आएंगे, किसी के कहने पे वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो पिछले दिनों में तो ये प्रोपेगेंडा चल रहा था कि इमरान खान साहब ने खुद भेजा उन्हें। असल में बात यह है कि किसी की जो राय है उसको हम सुन तो सकते हैं, लेकिन उससे इत्तफाक करना या उससे इख्तलाफ करना हमारा हक है। तो खुद भेजने वाली बात मैं नहीं समझता कि किसी हद तक ये कोई दुरुस्त बात है, लेकिन उसको जैसे भी भेजा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आखिरी दम तक अदालत में खड़े होकर इसकी मुखालफत की, तो ज़ाहिर बात है उनको अदालतों ने भेजा है, तो अब उनको वापस लाने का जो प्लेटफॉर्म है वो अदालतें ही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा आज के जो फैसला है उससे ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तानी सियासत है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये जो हमारे पुराने सियासतदान हैं, ये जो डील्स करके या फिर हमें डॉज कराकर और चीटिंग करके मुल्क से बाहर जाते रहे हैं, इसमें बहुत प्रैक्टिस है और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में और यहाँ से भागने में इनका बड़ा पुराना रिकॉर्ड है और बड़ा कामयाब रिकॉर्ड है। तो मैं नहीं समझता कि इस सारे मामले से कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि बीबी ने जो आप ये भी देखें कि आज बीबी को अदालत ने कहा है, मरियम बीबी को, कि वो अदालत पेश ना हुआ करें, क्योंकि जब वो अदालत पेश होती हैं तो बाहर जमघटा लग जाता है, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, लिहाजा आप तो हम ये कह सकते हैं कि उनका मंसूबा कामयाब हो गया। अब मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये चूंकि इस तरह के मामले में पीएचडी हैं और इस तरह की जो बुरी और नेगेटिव और गंदी सियासत है इसको करने में इनका माजी का रिकॉर्ड शानदार है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट पे भी इन्होंने हमला कर दिया था, इन्होंने तो इसकी भी परवाह नहीं की थी कि ये सुप्रीम कोर्ट है या फिर इस मुल्क का बड़ा सबसे ज़्यादा बाइज्जत इदारा है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। अब अदालत ने आज मरियम बीबी से कहा है कि वो पेश ना हुआ करें, तो ज़ाहिर तो उनका एक जो मकसद था वो पूरा हो गया है। और जहाँ तक बात रहे कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने की, अगर मिसाल के तौर पर मैं ये समझता हूँ कि अगर नवाज शरीफ साहब नहीं आते हैं और शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वो ज़्यादा देर अंदर नहीं रहेंगे, क्योंकि वो फिर बीमारी का बहाना करेंगे, फिर वो मरने के करीब आ जाएंगे, फिर उनको मेडिकल ग्राउंड्स पे एक डॉक्टर का पैनल बैठेगा, वो कहेगा जी ये मरने वाले हैं, अब इन्हें बाहर निकालें, वो फिर बाहर निकल आएंगे और आज़ाद घूमेंगे। तो ये बेसिकली सब नपातुला इन लोगों ने एक गेम खेली है, लेकिन आखिर कब तक एक अल्लाह की भी लाठी बे आवाज़ है और अल्लाह का भी एक निज़ाम है, और ये एक ना एक दिन अल्लाह की पकड़ में ज़रूर आएंगे और इंशाल्लाह इसी हुकूमत के हाथों ये अल्लाह की पकड़ में आएंगे। और मैं समझता हूँ कि हमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए इस हवाले से कि हुकूमत संजीदा है नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए और उनका एहतसाब करने के लिए। एज़ फार एज इमरान खान इज़ कंसर्न, वो बिल्कुल इस चीज़ को समझते हैं कि नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए, और उनकी बातों से और उनकी जो प्राइवेट मीटिंग्स हैं, जो काबीना की मीटिंग्स के जो आउटपुट आती है बाहर, वो यही पैगाम देती है कि जो मियां इमरान खान साहब हैं वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ वापस आए और अदालतों को फेस करें। बिल्कुल। अब मैं कर्नल सर की तरफ जाना चाहूँगी। सर, अमेरिका में सदारती इंतखाबात आ रहे हैं, उससे पहले ही नस्ल कुशी का उधर कशीदगी जो है ना वो बढ़ रही है।
इस पे सदर ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार करार दे दिया है। तो सर आप किस तरह देख रहे हैं कि अमेरिका की जो रियासत है, ये जो भी चल रहा है वहाँ पे, आखिर ये क्यों हो रहा है वहाँ पे भी? तो अगेन मेरा ख्याल है कि जो थोड़ा सा ना इमरान साहब ने बात की है, पहले मैं उसको थोड़ा सा कवर कर लूं जी बिल्कुल सर, और फिर मैं आता हूँ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। अगर देखा जाए तो आप शहबाज शरीफ की बात करते हैं या फिर नवाज शरीफ की आप बात करें, और मैं ये कहता हूँ कि बड़ा ही अनफॉर्चुनेट था कि इस खानदान ने जो 1981 के अंदर जो अपने काले कदम रखे इस पंजाब की सियासत के अंदर, और उसका कसूरवार जो है वो बिल्कुल जनरल जिलानी को और फिर मैं समझता हूँ कि जनरल ज़िया-उल-हक को ठहराना चाहिए कि उन्होंने तो चलो एक नेक नियति के साथ इस फैमिली के ऊपर हाथ रखा था कि नहीं, इससे पहले जो बच्चा सक्का टाइप के जो सियासतदान थे दे कुड नॉट डू वेल, तो हो सकता है कि ये कोई कारोबारी फैमिली है तो पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके चले जाए विदाउट रियलाइजिंग। मतलब ये दोनों तो अब अल्लाह के पास चले गए, हिसाब तो रोजे आखिरत ही होगा, लेकिन ये कोई ऐसा कैंसर छोड़ के चले गए इस मुल्क के लिए, इस खानदान की शक्ल के अंदर, कि उससे हम लोग एक्चुअली क्लास से किसी सूरत निकल नहीं पा रहे। आप मुझे दुनिया के अंदर कोई ऐसी मिसाल किसी मुल्क की आप कोट कर दें कि जहाँ का कोई मुजरम हो वो जेल के अंदर मौजूद हो और फिर ऐसी ऐसी मोशगाफियों का एक क्लास से सहारा लेते हुए आप उसको बाहर इलाज के लिए भेज दो। इसका मतलब ये हो गया कि हम ये कहने में हक बजानिब हैं कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ सबके लिए एक जैसा नहीं है। आप इस वक्त लाखों की तादाद के अंदर मैं समझता हूँ जो कैदी मौजूद हैं, तो हजारों वो हैं, सैकड़ों वो हैं जो बड़ा सीरियस एक लिहाज से बीमार हैं। क्या उनको तमाम मेडिकेयर फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जो कि एक लिहाज से इस खानदान को एक लिहाज से अवेलेबल होनी है या होती रही हैं? ये बहुत ही बड़ा सीरियस सवाल है। और मुझे यकीन माने कि जब मैं इमरान की मैं बातों को भी सुन रहा था एंड आई वाज फीलिंग वेरी सैड कि लुक, मतलब इमरान जैसा ऑप्टिमिस्टिक आदमी भी मतलब फाइनली वो छोड़ दिया जी कि नहीं, हम ये अल्लाह इनकी पकड़ करेगा और ये सारे का सारा करेगा। वाई? बिकॉज ये जो हमारा सिस्टम है, ये जो मौजूदा निज़ाम है, पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये किसी सूरत में ना लोगों को डिलीवर कर पाया, ना इस मुल्क को डिलीवर कर पाया, और ना हमें इसकी जरूरत है। आई वुड सिंपली से कि हाँ, अगर मेरे से सही बात पूछते हैं, ये जो जितने भी ये सियासी लोग हैं, ये सियासी लोगों को जिनको आप असेंबलियों के अंदर देखते हैं, नेशनल असेंबली के अंदर, फिर आप सेनेट के अंदर, ये वो हैं, ये सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं। मे भी कुछ लोग इनके अंदर से अच्छे हों, ज्यादा वो लोग हैं जो सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं। इस मुल्क को ये नुकसान पहुंचाने में तो सबसे आगे आगे होंगे, लेकिन इस मुल्क को फैज पहुंचाने में, लोगों के लिए बेहतर काम करने में इनसे कोई बेहतरी नहीं हो सकती। और मैं समझता हूँ कि नाउ द टाइम हैज कम जहाँ पे सारे सिस्टम को बिल्कुल लपेटने की जरूरत है और एक नया सिस्टम बिल्कुल थ्रू रेफरेंडम आना चाहिए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इसके बगैर मैं समझता हूँ कि ये मुल्क आगे नहीं चलने वाला। आप मुझे ये बताइए, अभी 3 दिन पहले बारिश हुई है कराची शहर के अंदर, कराची के अंदर पूरे सिंध की एग्जांपल ले लीजिए। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ सादिकाबाद या रहीम यार खान में जो बारिशें हुई, मैं सिर्फ वहां की बात कर रहा हूँ, कराची की। आप सिर्फ ये देखें कि कराची के अंदर से 95% रेवेन्यू वो किसको, सिंध गवर्नमेंट को जाता है। और उन्होंने, आप इमेजिन करें कि जो पिछले साल का उनका बजट था 237 अरब का डेवलपमेंट के बजट में से उन्होंने कुछ 3.5 अरब कराची की डेवलपमेंट के लिए रखा। नो, दिस इज द सिस्टम, दिस इज द 18th अमेंडमेंट। और आप आज भी देख लें, इट इज नॉट आई एम टॉकिंग ऑफ द डिफेंस एंड क्लिफ्टन, आप पूरे कराची को ले ले, बिल्कुल बेयार मददगार छोड़ा हुआ, चाहे वो उन्होंने सैलानी पे छोड़ दिया, ईदी वालों पे छोड़ दिया, जेडीसी पे छोड़ दिया। मतलब वो फलाही तंजीमें तो काम कर रही हैं, जो वहाँ की हुकूमत है वो किसी तरह आपको काम करती शहरबानो नजर नहीं आती। और ये है वो गंदा जमहूरी सिस्टम जिसको मैं कहता हूँ कि हाँ, अब हम इससे नफरत करने लगे हैं एंड वी डोंट वांट दिस पॉलिटिकल सिस्टम, वी हैव टू हैव अ चेंज सिस्टम। और उसके बगैर मैं समझता हूँ ये मुल्क हमारा आगे चलने वाला नहीं है। जो अगला सवाल आपका मैं टेक ऑन करूंगा, ये जो आप डोनाल्ड ट्रंप की बात की है, डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली, आप कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा पागल आदमी है, सारे का सारा बिल्कुल ना पागल आदमी है, बड़ा सोच समझ के ये मूव करता है, बड़ी सोच समझ के ये बेसिकली बयान देता है, इंतहाई शातिर और अय्यार आदमी है। और मेरा ख्याल है जितनी इन पिछले 4.25 सालों के अंदर जिसने अमेरिकन की जितनी इसने बेइज्जती करवाई, अमेरिका को जितना इसने डिग्रेड किया, मेरा ख्याल है शायद ही कोई दूसरा शख्स आके करा सकता हो। जो आपको डिसइंटीग्रेशन अमेरिकन सोसाइटी के अंदर नजर आती है, वो डिवाइड नजर आता है एक लिहाज से, और वो जो व्हाइट रेसिज्म
जो है वर्सेस द ब्लैक रेसिज्म वो इतना ज्यादा हो गया है। ये हमें पढ़ाते थे अमेरिकन की, मैं आपको बात कर रहा हूँ, और यूके वालों की और यूरोपियंस की, कि जी वो इंसानी हकूक के चैंपियंस बने हुए थे। जरा जाके तो देखें वहां पर एक लिहाज से क्या हाल है, अगर उनकी माइनॉरिटीज को देखें वहां जो कुछ एक लिहाज से हो रहा है, और कालों को जिस तरीके से एक करके चुन के ये वहां के पुलिस वाले मारते हैं, आप तो इसका तस्वुर भी पाकिस्तान के अंदर एक लिहाज से नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, और देखिए बात यह है कि तो इट इज बेसिकली मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर डोनाल्ड ट्रंप, कि जी अभी नवंबर फर्स्ट वीक के अंदर जो इलेक्शन होने हैं, तो उसके अंदर व्हाट इज ही गोइंग टू डू, इज ही गोइंग टू विन और नॉट, सारा जो कुछ भी है। तो ये कभी डेमोक्रेट को एक लिहाज से क्रिटिसाइज करना, कभी उनकी वजह से सारा कुछ करना, वो तो अपनी इंतखाबी मुहिम एक लिहाज से चला रहे हैं। अगर डेमोक्रेट मौजूद थे तो अमेरिका के अंदर इतनी अनरेस्टलेस एक लिहाज से तो नहीं थी। अमेरिका के अंदर सारे लोग एक लिहाज से बैठे थे। ठीक है, ये इंतहाई शैतान तरीन मुल्क है, इन्होंने क्या किया कि अपने मुल्क को तो बसाए रखा, पूरी दुनिया में अमेरिका ने आग लगाए रखी, चाहे वो डेमोक्रेट थे या रिपब्लिकन की बात करते हैं। अब ओके, अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, ठीक है, इसने बहुत सारी जगहों से अमेरिकन ट्रूप्स को वापस एक लिहाज से निकालना शुरू किया, लेकिन वो मकफाते अमल जो होता है ना, कि जब आप किसी के लिए गड़ा खोदते हैं तो उसके अंदर खुद भी गिरते हैं। यही कुछ एक्चुअली इस वक्त अमेरिका के साथ हो रहा है, और यही सिचुएशन आने वाले दिनों के अंदर शायद अमेरिका को और खराब करेगी। जी मियाँ इमरान, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इमरान खान ने पेट्रोलियम कीमतों की जो समरी आई थी उन्होंने इसे मुस्तरद कर दिया, और इसकी वजह उन्होंने सैलाबी रेला और बारिशें बताई हैं। तो आप किस तरह देख रहे हैं, मईशत पे इसका क्या असर होगा? मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब का ये जो इक़दाम है बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, और इसकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए, और गवर्नमेंट को मुबारकबाद देनी चाहिए कि आम आदमी के बारे में सोचा जा रहा है। आपको याद है कि जैसे ही इस मुल्क में कीमतें बढ़ाई जाती हैं पेट्रोलियम मसनूआत की, तो एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा हो जाता है, एक तनकीद का बाज़ार गर्म हो जाता है, प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं, हुकूमत पे दिन रात तनकीद होती है। मैं समझता हूँ कि अगर इनकी कीमतें बढ़ाने पर हुकूमत पर तनकीद होती है, तो इसकी कीमतें कम करने पर हुकूमत की हौसला अफजाई भी की जानी चाहिए, क्योंकि हुकूमत को हौसला अफजाई की भी ज़रूरत होती है। मीडिया को चाहिए कि उनको अप्रिशिएट करे, और इसका अल्टीमेट जो फ़र्क है वो आम आदमी को ही पड़ेगा। आप ये देखें कि हमारे मुल्क में बिजली की कीमत से लेकर गाड़ी के पेट्रोल, सुई की मैन्युफैक्चरिंग, हम लोग किसी भी मामले में चले जाएं, इवन कि अगर हमने एक बर्गर या एक पिज़्ज़ा भी ऑर्डर करना है तो उसकी कीमत का इन्हसार भी पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्राइसेस पर होता है। जैसे ही पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती हैं, हर जगह कीमतें बढ़ जाती हैं, और जिस मुश्किल वक्त से पाकिस्तान आजकल गुज़र रहा है, मैं समझता हूँ कि इस मुश्किल वक्त से निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और ये बेसिकली ताज़ा हवा का झोंका है जो कीमतें नहीं बढ़ाई गई। देखिए, इस वक्त सैलाब से लोग तंग आ चुके हैं, मुल्क के अंदर एक ऐसी अफरा तफरी सी फैली हुई है। दूसरी तरफ कोरोना ने मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, लोगों के कारोबार इफ़ेक्ट हुए हैं, लोगों की जॉब्स इफ़ेक्ट हुई हैं। अब इस सारे मामले में अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ जाएं तो आप ये देखें कि आम आदमी किस कदर डिप्रेशन में चला जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि एक तो पाकिस्तान में जो शरह सूद को कम किया गया, और एक पाकिस्तान में जो आज पेट्रोलियम की कीमतों में कमी की गई है, ये दोनों इकदाम ऐसे हैं जो कि पाकिस्तानी मईशत को सहारा देंगे, और पाकिस्तान के लिए ये खुश आइंद है, और हमें खुश होना चाहिए कि हुकूमत जो है वो आम आदमी के बारे में भी सोच रही है। जी बिल्कुल। मैं कर्नल असद सर आपसे पूछना चाहूँगी कि जनूबी वज़ीरिस्तान में जो हालिया दहशतगर्दी हो रही है, इसके वार जो जारी हैं, सर आप इसको किस तरह देख रहे हैं कि दहशतगर्दी का ये जो एलिमेंट है ये क्यों नहीं हमसे दूर हो रहा, क्यों ये ख़त्म नहीं होता जड़ से? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कोई लोकल दहशतगर्दी तो है नहीं कि आप ये कहें जी अच्छा आपने वो उसको काबू कर लिया। आप पिछले 18 सालों से दहशतगर्दी की जंग आप लड़ रहे हैं, और इस जंग के अंदर आपने ऑलमोस्ट को 75,000 से ज्यादा इंसानी जानें बेसिकली आपने गवा दी इसके अंदर। ये तो आप कह सकते हैं कि मे बी 95-96% जो है इस दहशतगर्दी पे आपने काबू पा लिया है। आप देखें तो सही जरा आपके खित्ते में ओवरऑल बदलते हुए हालात किस तरीके से हैं, चाहे आप इस रीजन की बात करें, इंडिया की बात करें, इंडिया के पड़ोस की बात करें,
अच्छा, फिर नेचुरली अगर ये स्टेबिलिटी आती है पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान में सनतें जो है वो आबाद हो जाएंगी, आपकी जो ओके ज़राअत है वो तरक्की करेगी, आप ओवरऑल इकोनॉमिकली बेहतर एक क्लास से हो जाएंगे। तो ये तो बहुत सारे लोगों को स्पेशली इंडिया को तो सूट नहीं करता। तो मैं तो साफ कहूंगा कि इस वक्त जो कुछ भी मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर जो इक्का दुक्का वाकयात हो रहे हैं या फिर वजीरिस्तान का आपने तस्करा किया, सर्टनली वी ऑट टू बी वेरी केयरफुल। हमारे वहाँ पर जो ऑफिसर्स, हमारी जो यूनिटें हैं वहाँ पर जो सोल्जर्स और जेसीयूज हैं, दे आर हाईली ट्रेंड, हाईली स्किल्ड, वेरी प्रोफेशनल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमें सिर्फ ये याद रखना है कि एक दुश्मन वो होता है जो कि सरहद के उस पार बैठा होता है। यू प्रिसाइसली नो इट इज गोइंग टू अटैक, कहाँ से क्या किस तरीके से आपके पास सारी चीजें मौजूद होती हैं। एक वो दुश्मन है जो कि आप ही के भेस के अंदर, आप ही के लोगों के अंदर, आप ही जैसे कपड़े, आप जैसी जुबान बोलता है। तो नेचुरली वो जब लोगों में घुल मिल जाता है, फिर अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर, हाँ, ये पैसे के नाम पे लोग बहुत कुछ करते हैं और इस पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा रहा है। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेटली, ये कहते हुए इंतहाई मुझे अफसोस भी होता है, बट डेफिनेटली ये कुछ हो रहा है इस वक्त। आप और यही लोग हैं जो कि यहाँ इस वजीरिस्तान के अंदर इन लोगों को पनाह देने वाले लोग मौजूद हैं, इनको वहाँ टारगेट पे ले जाने वाले मौजूद हैं, उनको ट्रेनिंग देने वाले मौजूद हैं, उनको असला देने वाले मौजूद हैं। और डेफिनेटली ये तो होता है, वो मारे जाते हैं, वो बच नहीं सकता। ये तो कंफर्म है। जिस शख्स ने बंदूक उठाई स्टेट के खिलाफ, जिसने बंदूक उठाई अपने आर्म फोर्सेस के खिलाफ, उसकी मौत लिखी गई है, वो हराम की मौत मारा जाएगा, इसमें शक तो नहीं है। मे भी वो 2 महीने 6 महीने साल वो निकल जाए। आप मुझे ये बताइए, इफ यू रिमेम्बर, आज से कोई 4-5 साल पहले हजारों की तादाद के अंदर वो सारे दहशतगर्द होते थे इसी एरिया में, साउथ और नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर। वेयर आर दे टुडे? इक्का दुक्का बिल्कुल मौजूद हैं। कुछ अफगानिस्तान से भी एक लिहाज से मैं समझता हूँ कि आ जाते हैं, जिसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि अफगानिस्तान की हुकूमत भेजती है, लेकिन वहाँ के नॉन स्टेट एक्टर्स तो काम कर रहे हैं। वो नॉन स्टेट एक्टर्स आर पेड बेसिकली बाय द इंडियन रॉ की बेहस पे काम करते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमें अपना जो सिस्टम है, इंटेलिजेंस जो नेटवर्किंग है, जो लोकल पुलिस की है, उसको हमें और मजबूत करने की जरूरत है। इंटेलिजेंस नेटवर्क जो हमारा आर्मी का है और जो फिर हमारा जो एक दूसरे के साथ मरबूत निज़ाम है, उसको हमें और बेहतर करने की जरूरत है। और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि आने वाले चंद हफ्तों या महीनों के अंदर ये सिचुएशन बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। वाई इट इज सो? बिकॉज ये जो जिस तरीके से एक्सपार्टा की हम बात करते हैं, जिस तरह की मैं समझता हूँ कि इस्लाहात ये खैबर पख्तूनख्वा और फेडरल गवर्नमेंट आपकी लेकर वहां पर आ रही है, अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, रोड्स, मार्केट्स, ये सारा कुछ बन रहा है। इंशाल्लाह इट इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर। और वहां पर मादनियात भी मौजूद हैं, यू ट्रस्ट मी। और आप ये देखेंगे, एक इंशाल्लाह, ये मेरी बात आप याद रखिएगा, एक दिन आएगा कि लोग कहेंगे जी कि हमें कराची, लाहौर या फैसलाबाद में नहीं रहना, हम वजीरिस्तान जाके रहेंगे, बिकॉज इंशाल्लाह सर, बहुत जल्द सब कुछ बदल जाएगा। प्रोग्राम का वक्त यहीं पे ख़त्म हुआ जा रहा है। मैं अपने मौजूद पैनल का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह नेगहबान।